भारत की नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे की यह पहली यात्रा होगी। पिछले 43 वर्षों में नॉर्वे की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्डिक व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान भारत नॉर्डिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी के साथ ही समुद्री अर्थव्यवस्था पर फोकस रह सकता है। साथ ही संबंधों को और मजबूत करने के बारे में बातचीत होने की संभावना है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी के प्रयासों से साल 2018 में पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय लिया। पीएम और स्वीडन के उनके समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन की वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूत साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानव केंद्रित विकास को द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव बताया। कहा कि आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसे लोकतंत्रों के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार, उभरती तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि भारत ईयू एफटीए से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। पीएम ने यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री सम्मेलन को भी संबोधित किया। यूरोप के प्रमुख औद्योगिक नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने भारत में तेजी से हो रहे सुधारों की चर्चा की। पीएम ने मजबूत भारत यूरोप आर्थिक साझेदारी पर बल दिया। पीएम मोदी ने वहां के उद्योग जगत से अगले 5 सालों के लिए भारत के फ्लैगशिप परियोजनाओं की पहचान करने की अपील की। पीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि इन परियोजनाओं को पूरा करने में समयबद्ध तरीके से मदद करने में मदद की जाएगी। पीएम ने स्वीडन की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। भारत और स्वीडन के बीच साल 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। साथ ही भारत में 280 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां और स्वीडन में 75 से ज्यादा भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रॉन्ड क्रॉस से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को यह अवार्ड सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को प्राप्त यह 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को सम्मान मिलने पर बधाई दी। एक संदेश में उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उपहारों का आदान प्रदान हुआ। पीएम मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री को शांति निकेतन मैसेंजर बैग, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि और मणिपुर की लोकतक चाय के साथ ही लद्दाख का बना मफलर और स्वीडन की राजकुमारी को गोंड पेंटिंग का एक पुस्तक भी भेंट की।
स्वीडन में प्रधानमंत्री का अभिनंदन बेहद भव्य हुआ। गोथेनबर्ग में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री के अभिनंदन में वहां एक भव्य ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुति भी हुई। इसमें भारत स्वीडन संबंधों की भावना बेहद रचनात्मक ढंग से दिखी। प्रधानमंत्री के स्वागत में स्वीडिश छात्रों ने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। ये भारतीय शास्त्रीय कला के साथ ही बढ़ते वैश्विक जुड़ाव को भी दिखाता है। प्रधानमंत्री के अभिनंदन में वैष्णव जंतो भजन की भावपूर्ण प्रस्तुति भी हुई। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत में एक पारंपरिक बंगाली लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे नक्सल विरोधी अभियानों और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रायपुर में गृह मंत्री डायल 112 सेवा के विस्तार के तहत 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं बस्तर के नेतानार में पुलिस कैंप को जनसुविधा केंद्र में बदलने की नई पहल की शुरुआत होगी। गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में ग्रामीणों से संवाद करेंगे और बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद यह गृह मंत्री अमित शाह का पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। आज से 23 मई तक चलने वाले इस बैठक में भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों पर अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना एक साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित सभा में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भविष्य के लिए तैयार, मजबूत और सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ओडिशा के दौरे पर हैं। आज वे मंत्रियों और पार्टियों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह ओडिशा का उनका पहला दौरा है। नितिन नवीन आज भाजपा के भुवनेश्वर जिला प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और भुवनेश्वर और पुरी में बैठकों के अलावा गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रणनीतिक संवाद में हिस्सा लेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी समेत कई मंत्रियों और अन्य नेताओं ने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नितिन नवीन का स्वागत किया। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि अध्यक्ष नितिन नवीन का ओडिशा दौरा महत्वपूर्ण है। उनके दिशा निर्देश आगामी पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में सहायक होंगे। केरलम को आज नया सीएम मिलेगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीसन आज केरलम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले सतीसन ने कल 20 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। आज शपथ लेने वाले 20 मंत्रियों में से सतीसन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र यानी कि SKICC में राष्ट्रीय महिला आयोग की संवाद बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि आयोग अब महिलाओं तक सीधे पहुंच बनाकर उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझने और समाधान करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने संबंधी अधिसूचना जारी की। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्रुप ए पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष, ग्रुप बी के लिए 44 और ग्रुप सी और डी के पदों के लिए 45 वर्ष कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि जिन पदों पर पहले से 41 वर्ष से ज्यादा आयु सीमा लागू है, वहां पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। पश्चिम बंगाल में सरकारी संगठनों, वैधानिक निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों में भर्ती के लिए अब अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है। नई व्यवस्था 11 मई से लागू होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और शहर में ट्रैफिक कम करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अब से प्रत्येक सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के साथ कुल 24 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी।
जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जाएंगी। ये कदम ऊर्जा की बचत, आर्थिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि यात्रियों को निर्बाध और सुविधाजनक मेट्रो सेवा मिल सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज लखनऊ युवाओं के सपनों, उनके परिश्रम और नए उत्तर प्रदेश की पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था पर निरंतर सुदृढ़ होते जनविश्वास का साक्षी बनेगा। सोशल मीडिया पर दिए अपने संदेश में मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत 21 विभागों के लिए विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का सम्मान किया गया और उनके बढ़े हुए मानदेय को वितरित भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि पूरे 11 सालों के बाद उनकी ही सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें सम्मान दिया है। डोमिनिका दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने खूबसूरत कलिनागो टेरिटरी का दौरा किया और वहां के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण सहयोग के आधार पर डोमिनिका के साथ अपनी मित्रता को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में कल एक फर्जी पोस्टर को लेकर तनाव फैल गया। प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पथराव किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। पश्चिम बंगाल में पहचान संबंधी दस्तावेजों की बरामदगी को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विधान नगर की बसंती देवी कॉलोनी स्थित एक टीएमसी कार्यालय से पुलिस ने 100 से ज्यादा आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। भाजपा ने यह आरोप लगाया कि इलाके के लोगों के पहचान पत्र लंबे समय से पार्टी कार्यालय में जमा कराए जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया है कि कई लोगों को मतदान से रोका गया और उनके पहचान पत्र कार्यालय में रख लिए गए। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन दिल्ली में 12 से 15 अगस्त तक किया जाएगा। वेबसाइट के शुभारंभ से भारतीय व्यापार महोत्सव के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने और भारतीय व्यापार को घरेलू साथ ही वैश्विक अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्नाटक में वर्तमान में 12 जोड़ी वंदे भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को हैदराबाद और चेन्नई से जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य अगले 3 से 4 सालों में बिहार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और उससे लेकर 60,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करना है। गौतम अदानी ने सेवा ही साधना है कि मूल मंत्र से प्रेरित होकर बिहार में 150 करोड़ रुपए की बड़ी नेत्र स्वास्थ्य सेवा की नींव रखी। इस पहल के जरिए ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर आंखों का इलाज सुनिश्चित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा में नीदरलैंड के साथ साझेदारी से भारत को ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने में मदद मिलेगी। गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षण गृह अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया, जिससे भारत के विनिर्माण और गुणवत्ता अवसंरचना को मजबूती मिलेगी। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी का कर्ज उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौतों ने देश को उन बाजारों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच प्रदान की है जो वैश्विक जीडीपी के लगभग 70% हिस्से के लिए हिस्सेदार है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बदलते प्रौद्योगिकी और पेशेवर परिवेश के अनुरूप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पाठ्यक्रम में एआई, डेटा विश्लेषण और अन्य उभरते विषयों को शामिल करेगा। बीमा कंपनी प्रूडेंशियल पीएलसी, भारत लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और 361 एसेट मैनेजमेंट से भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में 75% की बहुलांश हिस्सेदारी प्राप्त करेगी। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड योजनाओं में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 1.55 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29% अधिक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विमानन टरबाइन ईंधन पर वैट की दर 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर एटीएफ को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय की सराहना की। भारत अब एसआईपी निवेश के मामले में दुनिया का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बाजार बनकर उभरा है। डीएसपी नेत्रा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने न सिर्फ 30 साल की लंबी अवधि में सबसे ज्यादा एसआईपी रिटर्न दिए हैं। अंतरिक्ष कंपनी ICIWEE अगले 1 साल के भीतर भारत में अपने पहले विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। इस इकाई में रक्षा, निगरानी और पर्यावरणीय निगरानी के लिए छोटे उपग्रहों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र के व्यापक विस्तार से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है और श्वेत क्रांति 2.0 से दुग्ध उत्पादकों की आय में और वृद्धि होगी। संयुक्त अरब अमीरात के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन से हमला किया गया है, जिसके कारण वहां भीषण आग लग गई। यूएई के अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए इसे गंभीर आतंकवादी हमला करार दिया है। यूएई प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वे इस हमले के स्रोत की बारीकी से जांच कर रहा है और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार यूएई के पास सुरक्षित है। मेक्सिको के प्यूबला राज्य में हुए एक सशस्त्र हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 नाबालिग शामिल है। राज्य के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को और बेलगोरोड क्षेत्र पर यूक्रेन ने 1 साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को देश के अलग अलग हिस्सों में मार गिराया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बड़ी कार्रवाई को कीव पर हुए रूसी हमलों का माकूल जवाब बताया है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने सीमा से 500 किलोमीटर दूर जाकर रूसी सैन्य ठिकानों पर सटीक और असरदार हमले किए हैं। दक्षिण चीन के लियोझोउ में आए 5.2 तीव्रता के भूकंप के कारण 9 आवासीय मकान ढह गए। कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। संस्था ने चेतावनी दी है कि ये प्रकोप मंडी बुग्यो स्ट्रेन के कारण फैल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेताओं को ये चेतावनी दी है कि अगर वे जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। दक्षिण पश्चिम के ग्रामीण गुआंगशी क्षेत्र में आपातकालीन बचाव कर्मियों को भेजा गया है, जब पिछली शाम 15 यात्रियों को ले जा रहा एक पिकअप ट्रक बाढ़ वाली नदी में गिर गया। तुर्की के दक्षिण पूर्वी प्रांत दियारबाकिर में हजारों कुर्दों ने मार्च किया
और उन्होंने सरकार से कहा कि वह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्त रेल लाइन के रेल कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल वेतन और काम के नियमों को लेकर रेल प्रबंधन के साथ किसी समझौते पर ना पहुंच पाने के कारण की गई है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच फार्स समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव पर 5 शर्तें रखी हैं। रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन ने युद्ध मुआवजा देने और ईरानी संपत्तियां जारी करने से इनकार किया है, जबकि ईरान से 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम सौंपने की मांग की गई है। बैंकॉक में एक रेल क्रॉसिंग पर मालगाड़ी के टक्कर से 8 लोगों की मौत के एक दिन बाद रविवार को थाई यात्रियों ने ड्राइवरों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। बांग्लादेश में रविवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में खसरे जैसे लक्षणों से 6 और बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 459 हो गई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांशी वेलिशेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। श्रेयांशी को फाइनल में चीन की युआन के खिलाफ शिकस्त मिली। भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन में उप विजेता रही। पुरुष युगल फाइनल में सात्विक चिराग को हार का सामना करना पड़ा। भारत के निकी पूनाचा और साकेत मायनेनी ने एटीपी 50 चैलेंजर कर्नाटक ओपन का पुरुष युगल खिताब अपने नाम किया। निकी और साकेत ने फाइनल में ग्रिगोरी और पीटर को हराया। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होना है। चेन्नई में होने वाले इस मैच में एक बार फिर सबकी निगाहें एमएस धोनी पर रहेंगी। चेन्नई को प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद बनाए रखने के लिए आज का मैच हर हाल में जीतना होगा। ये धोनी के पास आईपीएल के इस सीजन में चेन्नई में खेलने का आखिरी मौका है। सनराइजर्स की टीम एक हफ्ते के ब्रेक के बाद मैदान पर वापस दिखेगी। सनराइजर्स की टीम 14 अंक के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। आईपीएल में कल खेले गए पहले मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही आरसीबी 2026 सीजन के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पंजाब किंग्स की इस सीजन में यह लगातार छठी हार है और उसके लिए अब प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है। वहीं आरसीबी ने 11वीं बार आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। आईपीएल में कल खेले गए दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क ने 4 विकेट लिए। दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने अर्धशतक लगाए। पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को खेल जगत में उनके अभूतपूर्व और उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार के नाम कई उपलब्धियां दर्ज है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सुपर शतरंज क्लासिक में संयुक्त बढ़त बनाए रखी है। प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर के साथ ड्रॉ खेला। यानिक सिनर ने इटालियन ओपन जीतकर करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा कर लिया है। सिनर सबसे कम उम्र में सभी 9 मास्टर्स खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। स्पेनिश चैंपियन बार्सिलोना ने रियल बैटिस को मात दी है। इसके साथ ही बार्सा ला लीगा सीजन में अपने घर पे सभी 19 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। और रियल बैटिस के खिलाफ मैच रॉबर्ट लेवेंडोस्की का बार्सिलोना के लिए आखिरी मैच रहा। लेवेंडोस्की का बार्सिलोना के साथ करार इन गर्मियों में समाप्त हो रहा है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप डीजी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।